हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट में अध्ययन कर रहे थे अम्ल तथा क्षार के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने अम्ल तथा क्षार को परिभाषित करने के लिए आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेन-डोल्री कंसेप्ट का अध्ययन किया था। आज हम ब्रोंस्टेन-डोल्री कंसेप्ट से आगे अध्ययन कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ बेसिसिटी। क्षार की क्षारकता या अम्ल की अम्लता का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है या कौन सा क्षार अधिक प्रबल है। ये मेजरमेंट हम प्रोटॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन कांस्टेंट इनके द्वारा कर सकते हैं। अगर केवल हम गैसीय अवस्था में अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो हम केवल प्रोटॉन एफिनिटी के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बेस अधिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम जलीय विलयन के रूप में या किसी अन्य विलायक के रूप में अभिक्रिया को करवा रहे हैं, वहाँ पर अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर केवल प्रोटॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग उसको नहीं समझा सकते। तब हमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के आधार पर समझाना पड़ता है। प्रोटॉन एफिनिटी क्या है? सीधा सा इसका मतलब है कि किसी आयन के द्वारा प्रोटॉन को अपनी तरफ बांधे रखने की, अपने साथ बांधे रखने की जो सामर्थ्य है उसी को हम प्रोटॉन एफिनिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में 1 मोल क्षारक द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा ही उस क्षार की प्रोटॉन एफिनिटी कहलाती है। यहाँ पर इस एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम्पल में अमोनिया NH3 की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो 858 है, PH3 की प्रोटॉन एफिनिटी 800 है तथा CH3 होल थ्राइस P की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो 950 किलो जूल पर मोल है। इस डाटा के अकॉर्डिंग इन तीनों बेस में से जो ट्राईमेथिलफेनिल है इसकी प्रोटॉन एफिनिटी सबसे अधिक है, फिर उससे कम NH3 की है और सबसे कम प्रोटॉन एफिनिटी है PH3 की। तो इन तीनों के इस प्रोटॉन एफिनिटी डाटा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राईमेथिलफेनिल की प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी और PH3 की प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम होगी। तो इस डाटा के आधार पर हम ये जो 3 रिएक्शंस नीचे दी गई हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। इनमें से फर्स्ट जो 2 रिएक्शन है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड जो रिएक्शन है वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट रिएक्शन में NH4 प्लस PH3 से रिएक्शन करके PH4 प्लस और NH3 बना रहा है। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ NH3 के पास जो H प्लस प्रोटॉन है वो प्रोटॉन NH3 से PH3 के पास जा रहा है, जबकि प्रोटॉन एफिनिटी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि NH3 की प्रोटॉन एफिनिटी तो PH3 से अधिक है। इस कारण क्या होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए, इस कारण जो फर्स्ट रिएक्शन है वो नहीं होगी। इसी प्रकार सेकेंड रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि PH4 प्लस NH3 से रिएक्शन करके NH4 प्लस और PH3 बना रहा है। तो ये रिएक्शन का मीन ये हुआ कि यहाँ PH3 का जो अपना उसके पास एक प्रोटॉन है वो प्रोटॉन वो NH3 को दे रहा है या NH3 प्रोटॉन PH3 से उसका प्रोटॉन खींच रहा है। तो ये हो सकता है क्योंकि
NH3 की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो PH3 से अधिक है, इस कारण ये सेकेंड रिएक्शन हो सकती है। इसी प्रकार से आपको थर्ड रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करना है। तो प्रोटॉन एफिनिटी के आधार पर हम किसी क्षार की जो प्रबलता है या उसकी क्षारकता है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ये जो इंट्रैक्शंस हैं या रिएक्शन हैं इनको विलयन अवस्था में कर रहे हैं, तो उस विलयन अवस्था में करते समय हम प्रोटॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ को या सामर्थ्य को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ पर प्रोटॉन एफिनिटी के अलावा जो जल योजन ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी है, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पर जो डिसोसिएशन की क्वांटिटी है वो क्वांटिटी में एक्सप्लेन करती है कि वहाँ पर स्ट्रेंथ कितना होगा। जितना अधिक डिसोसिएशन होगा स्ट्रेंथ उतना अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के द्वारा, जिसे हम के से या लोगरिथम में पी के से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए के द्वारा या लोगरिथम कांस्टेंट है उसका पी के ए, उसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और बेस की स्ट्रेंथ को उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी या लोगरिथम कांस्टेंट उसका पी के बी के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है एसिड की स्ट्रेंथ का वाटर सॉल्वेंट के अंदर। जब वाटर में एसिड्स को डिसॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो के ए या पी के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पर ये जो के ए वैल्यू हैं इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो के ए वैल्यू कम हो रहा है। तो के ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिसोसिएशन कितना हो रहा है। जब हम एसिड का डिसोसिएशन करते हैं, फॉर एग्जांपल HA कोई एसिड है और उसका इस प्रकार से जब डिसोसिएशन होगा तो वो देगा H+ आयन और साथ में क्या बना A-। तो यहाँ पर इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के ए वो होगा एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो जितना अधिक आयनाइजेशन होगा उतना ही अधिक H+ आयन कंसंट्रेशन और A- कंसंट्रेशन होगा और कम होगा क्या HA का कंसंट्रेशन। तो Ka का वैल्यू अधिक होगा। तो Ka का वैल्यू अधिक होने का मतलब हुआ कि उस एसिड का डिसोसिएशन अधिक हुआ और डिसोसिएशन अधिक हुआ तो उसके द्वारा दिए गए जो H+ आयन है उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। और जितने अधिक H+ आयन होंगे उस एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर Ka का मान जितना अधिक है उस एसिड का स्ट्रेंथ भी उतना ही अधिक होगा। जब हम Ka वैल्यू के आधार पर pKa वैल्यू निकालते हैं तो ये pKa वैल्यू माइनस लोगरिथम वैल्यू होती है, तो जो पावर है वो पावर माइनस में आ जाती है। तो जो वैल्यू अधिक था वो कम हो गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे pKa के लिए कि किसी एसिड के लिए pKa का मान जितना कम उसका स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो pKa का मान बढ़ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये एसिड स्ट्रेंथ घट रही है। तो इस प्रकार Ka और pKa के द्वारा हम एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी प्रकार Kb या pKb के द्वारा बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw और Kw का मान कांस्टेंट होता है। तो जब Kw का मान कांस्टेंट होता है, हमने किसी रिएक्शन के लिए Ka का मान निकाल लिया तो हम Kb का मान भी निकाल सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्योंकि Kw अगर कांस्टेंट वैल्यू है किसी निश्चित जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या टेम्परेचर है
तो वहाँ पर अगर हमने के ए का मान निकाल लिया तो के बी का मान इस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अगर के ए का मान अधिक है तो के बी का मान कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सॉल्वेंट में रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं और उसमें एसिड के लिए के का वैल्यू अधिक आया तो हम कहेंगे कि वहाँ वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल अम्ल है। लेकिन वो एसिड जिस क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है वो क्षार कैसा होगा, दुर्बल होगा। वहाँ पर हमें फिर के बी का वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है कि वो प्रबल होगा या दुर्बल होगा। अगर के का मान अधिक आया है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उस एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस है जो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्शन करने वाला बेस है वो क्या होगा, वीक होगा, दुर्बल होगा। तो इस प्रकार डिसोसिएशन कांस्टेंट के द्वारा हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम स्ट्रेंथ का स्टडी करते हैं तो वहाँ पर वो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि अम्ल या क्षार उस दिए गए विलायक में कितना डिजोल्व होता है या कितना आयनाइज होता है, और आयनाइज होकर कितने अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। अगर एसिड है तो जितना अधिक H+ आयन देगा, जितना अधिक आयनाइजेशन होगा वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल कहलाएगा। जब हम किसी अम्ल या क्षार को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो सॉल्वेंट खुद अम्ल या क्षार के रूप में बिहेव करता है। तो यहाँ पर जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी अम्ल या क्षार को डिजोल्व कर रहे हैं तो उस डिजोल्व होने वाली अम्ल या क्षार की जो सामर्थ्य है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो केवल उसकी खुद की नेचर के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जिस सॉल्वेंट में उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं उस सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करेगी कि उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है। वो सॉल्वेंट दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है, या वो दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है, उस पर भी डिपेंड करेगी। क्योंकि यदि हम मान लेते हैं किसी वीक एसिड को हमने प्रबल क्षार के अंदर डिजोल्व कर दिया, किसी वीक एसिड को, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, उस एसिटिक एसिड को हम जब अमोनिया के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर, तो अमोनिया प्रबल क्षार के रूप में बिहेव करता है। एसिटिक एसिड को एक तो हम घोलें किसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर, और एक हम उसका सॉल्यूशन बनाए किसके अंदर, NH3 के अंदर। तो घुलने वाला जो एसिड है वो तो सेम ही है, CH3COH, लेकिन जब उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो बिहेव कर रहेगा एज ए वीक एसिड। लेकिन जब उसको हम NH3 के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो NH3 के अंदर, क्योंकि NH3 प्रबल क्षार के रूप में बिहेव कर रहा है, ये खुद H+ आयन को लेना चाहता है, ये H+ आयन को खींचेगा। इसका प्रोटॉन एफिनिटी बहुत अधिक है, इस कारण ये तेजी से खींचेगा, जिससे CH3CO से जो प्रोटॉन निकलने का प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगा, या CH3COH का H+ आयन देने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा, और हम कहेंगे कि वहाँ पर जो CH3COH है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। इस प्रकार किसी एसिड या बेस के लिए उसके सॉल्वेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस आधार पर जो सॉल्वेंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। सम आयनन विलायक जो लेवलिंग सॉल्वेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, सम आयनन विलायक। क्यों बोलते हैं, इनका मीन ये हुआ कि जब इस प्रकार के सॉल्वेंट में हम अम्ल या क्षार को घोलते हैं तो उसमें घुलने वाली स्पीसीज है उनकी आयनन की मात्रा लगभग समान हो जाती है। जब आयनन की मात्रा लगभग समान हो जाएगी तो उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनन की मात्रा भी सेम होगा, और सेम होगा तो उनका स्ट्रेंथ भी सेम आएगा।
इसी प्रकार दूसरे प्रकार के जो सॉल्वेंट है वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। इसे हम कह सकते हैं विषम आयनन विलायक। तो ये इस प्रकार के विलायक हैं जिनमें हम किन्हीं अम्लों को या क्षार के जो ग्रुप है, एक से अधिक जो क्षार है, उनको जब डिसॉल्व करेंगे तो उसके अंदर उनका डिसोशिएट होने का जो नेचर है वो असमान होगा, उनका डिसोसिएशन असमान होगा। डिसोसिएशन असमान होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू भी असमान आएगा। उस कंडीशन में उनका जो स्ट्रेंथ है वो भी असमान आएगा। तो इस सॉल्वेंट के आधार पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्रबल और कौन सा दुर्बल है, क्योंकि हम उनमें अंतर कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो एसिड्स के लिए अमोनिया लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करता है, क्योंकि अमोनिया सॉल्वेंट में जब हम अलग अलग प्रकार के या अलग असमान सामर्थ्य वाले जो एसिड्स हैं उनको डिसॉल्व करेंगे तो अमोनिया की प्रबलता क्षार के रूप में अधिक होने की वजह से ये बड़ी तेज़ी से H+ आयन को खींचेगा और सभी जितने भी एसिड्स घुले हुए हैं उन सभी का आयनन अधिक मात्रा में करेगा। तो जब उन एसिड्स का आयनन बहुत अधिक मात्रा में होगा तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी हमें एक जैसा ही मिलेगा, उनकी स्ट्रेंथ हमें लगभग एक समान प्राप्त होगी। तो हम कहेंगे कि एसिड्स के लिए अमोनिया है वो लेवलिंग सॉल्वेंट या सम आयनन विलायक का कार्य करता है। इसी प्रकार जो एसिटिक एसिड है वो एसिड्स के लिए डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करता है। एसिटिक एसिड में जब डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड खुद दुर्बल एसिड है तो इसकी H+ आयन लेने की प्रवृत्ति नहीं है। इस कारण जब कोई प्रबल अम्ल इसमें घुल जाएगा तब तो वो इसको H+ आयन देगा, इसको मजबूरी में लेना पड़ेगा। तो वो तो इसमें प्रबल एसिड की तरह बिहेव करने लग गया। लेकिन जब दुर्बल एसिड होगा तो वहाँ पर इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर होने की वजह से वहाँ से उस दुर्बल एसिड से H+ आयन लेने की जो टेंडेंसी है इसकी वो नगण्य होगी या बहुत कम होगी। तो वो उसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा और वो वीक एसिड के रूप में बिहेव करने लगेगा। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लैरी कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड-लैरी कंसेप्ट के जो लिमिटेशंस हैं उनको हम मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये कि ब्रॉन्स्टेड-लैरी कंसेप्ट में केवल प्रोटोनिक जो रिएक्शंस हैं उन्हीं को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज के आधार पर ही हम अम्ल और क्षार को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है या वो प्रोटॉन एक्सचेंज की रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी उनका एसिडिक और बेसिक नेचर होता है। दूसरा, हमें एसिड या बेस को अगर डिफाइन करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो हमें पर्टिकुलर उस रिएक्शन का कंप्लीट डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी एसिड को डिसॉल्व किया तो हो सकता है कि वो एसिड वहाँ पर एसिड के रूप में बिहेव ना करके बेस के रूप में बिहेव करे। तो वहाँ पर उस रिएक्शन के दौरान वो जो इंडिविजुअल कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है वो हम तभी बता सकते हैं जब हम वहाँ पर उस रिएक्शन को कंसिडर करें, अन्यथा हम नहीं बता सकते। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लैरी कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। आज इस लेक्चर में आज इतना ही। ओके, थैंक यू।